हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, जिंदगी का यह जो पड़ाव है वहाँ पर आकर आप लोग जो थम गए हैं, परिश्रम कर रहे हैं या फिर कहीं रुक गए हैं थोड़ा सा भी, तो अब आप वहाँ से आगे बढ़ने का कार्य कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब जो सरकार के द्वारा रुझान दिख रही है, लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही आपको खुशियों भरा समाचार मिलने वाला है। जल्द ही आपके सामने कोई ना कोई वैकेंसी आने वाली है। इसलिए दोस्तों, शिक्षक में जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप अगर सी टेट या टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं फिलअप कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव जो है आपका वह है सी टेट और टेट। तो दोस्तों, इसको पार करने के लिए या इसको पास करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करने से पहले एक स्लोगन देख लिया जाए। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, बुरा वक्त चल रहा है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमेशा बुरा वक्त ही चलेगा। ये वक्त है दोस्तों, बदलता जरूर है। तो जब बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आएगा। तो जब मेहनत करेंगे तब आएगा, ऐसा नहीं बैठे बैठे आएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। तो अगली क्लास हमारी क्या है दोस्तों? अगली क्लास हमारी सूक्ष्म जीव मित्र है या शत्रु है या फिर दोनों। तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव में आते कौन कौन है? कवक, शैवाल, जीवाणु, वायरस। ये जो आपके चार हमने नाम लिए हैं आपके सामने सूक्ष्म जीवों का, यही दोस्तों हमारे सूक्ष्म जीव हैं। और ये दोनों कार्य करते हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे शत्रु भी हैं। मित्र कैसे हुए दोस्तों? तो मित्र ऐसे हुए दोस्तों, जैसे कि कुछ खाने की वस्तुएं होती हैं, उनमें हमें लाभ प्रदान करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो रोगों से लड़ने में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं दोस्तों जो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। तो ये हमारे लिए मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, टीका बनाया जाता है। और फिर उसी क्रम में आए देखें तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शत्रु भी होते हैं। जैसे हमें जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, फ्लू हो जाए, तो दोस्तों ये जो जीवाणु, जिन जीवाणुओं या जिन वायरसों, जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, तो अब हमारे लिए तो हानि का कार्य कर रहे हैं ना। जब हमारे लिए हानि का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे। तो इसी के बारे में आज हमारे इस लेसन में चर्चा करना है दोस्तों। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे मित्र हैं, शत्रु हैं। शत्रु हैं तो कैसे हैं, मित्र हैं तो कैसे हैं, किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं। तो हमें ये प्रभावित हानिकारक रूप से करते हैं या फिर हमारे लाभ के लिए हमें प्रभावित करते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी करके निकल जाना है। बस आपके दिमाग में ये रहना है कि किन से हमें लाभ हो रहा है और किन सूक्ष्म जीवों से हमें हानि हो रही है। बस दोस्तों, इन्हीं के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों का मतलब दोस्तों, हमें उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हम उन्हें नंगी आंखों से, मतलब अपनी साधारणतः ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो हमारे हाथ पर भी होंगे, पानी में भी होते हैं, भोजन करते हैं उसमें भी होते हैं, रोटी जो खाते हैं उसमें भी होते हैं, दवाओं पर होते हैं, वायु में विचरण कर रहे हैं, आग में भी होते हैं, और ये जो बर्फ होता है बर्फ में भी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इनके रहने का स्थान कोई निश्चित नहीं है। ये आग में भी रह लेते हैं, पत्थर माफ कीजिएगा, पत्थर तो है ही, आग में भी रह लेते हैं, बर्फ पर भी रह लेते हैं, वायु में भी रह लेते हैं, स्वच्छंद भी विचरण करते हैं। तो दोस्तों, इनके रहने का पूरे पर्यावरण में सभी जगहों पे रहते हैं। बस इतना सा जान लीजिए। अगर इनको पूछ लिया जाए कोई पार्टिकुलर स्थान इनका है, तो कोई पार्टिकुलर स्थान, कोई विशेष स्थान इनका नहीं होता है। ये पूरे पर्यावरण में विचरण करते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। बस अब इनके बारे में चलते हैं दोस्तों। तो आपने जान लिया कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इनके रहने का जो स्थान है दोस्तों, हमारा शरीर भी है, हमारा पर्यावरण भी है। पर्यावरण में कहीं भी रहते हैं, वायुमंडल में भी कहीं पर भी रहते हैं। तो दोस्तों चलिए,
ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ गई होगी तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें हम व्याख्या करते हैं दोस्तों, ये हम देखिए यही चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं जो हम पहले ही चर्चा कर देते हैं अपनी आम भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में हम पहले उसकी चर्चा कर देते हैं। बस वही किताब में आपको दिखाना रहता है। देखिए किताब में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना रहता है। ये देखिए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। अब देखिए जिन्हें हम बिना किसी यंत्र के मतलब सूक्ष्मदर्शी के अलावा, सूक्ष्मदर्शी या फिर किसी अन्य यंत्र के अलावा नहीं देख सकते। तो देखिए वही चीजें लिखी हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब देखिए सफेद काले धब्बे रोटी पर होते हैं, कवक शैवाल होते हैं। तो छोड़िए ये तो हमने पढ़ ही लिया। होते कौन कौन है तो उनके बारे में भी देख लीजिए। मैंने अभी भी बताया कि कौन कौन होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सभी के सभी क्या होते हैं। इसी में देखिए सूक्ष्म जीव में ही विषाणु भी रखा गया। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ जान ही रहे हैं, एल्गी और फंजाई जानते ही हैं, एल्गी और फंजाई ये भी जानते हैं। तो ये भी देखिए अंग्रेजी में इनके नाम हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करने में चलते हैं दोस्तों। ये देखिए तो सूक्ष्म जीवों पर विषाणु, देखिए विषाणु भी हो गए। तो यहाँ पर कुछ देखना नहीं है, आगे चले। हाँ तो यहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से कुछ टॉपिक हमारे पास हैं। तो देखिए विषाणु, विषाणु मतलब वायरस। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं पहले बताया, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं दोस्तों। ये केवल परपोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ये केवल परपोषी होते हैं। देखिए परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। मतलब ये दोनों पर करते हैं, लेकिन ये जो हमारा ये विषाणु है ये सिर्फ परपोषियों पर ही करता है। परपोषियों का मतलब अब आप देखेंगे तो ये हो गया जो परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब जैसे मनुष्य हो गए, दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर होने वाले परपोषी कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर पौधे पर ये गुणन नहीं करते। गुणन का मतलब ये पौधों से बढ़ते नहीं हैं, पौधों पर रहते हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ पे विकास इनका नहीं होता है। इनका विकास और सिर्फ कहाँ होता है, जंतु कोशिकाओं पर होता है। किस पर होता है, तो जंतु कोशिकाओं पर इनका विकास होता है। अब जैसे देखिए कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू हो गया, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होते हैं। पोलियो, खसरा भी विषाणुओं द्वारा ही होता है। अब आइए अतिसार और मलेरिया, ये दोनों प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ में एंटामीबा और मलेरिया वाला जो मैंने बताया अभी, मलेरिया द्वारा होते हैं, ये प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टाइफाइड एवं क्षय रोग ये जीवाणुओं द्वारा होते हैं। किनके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो जुकाम होता है, जुकाम सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, खांसी, ये सभी के सभी वायरस से होते हैं। ये सभी के सभी किससे होते हैं, विषाणु से होते हैं। और अतिसार मतलब पेचिश, अतिसार मतलब पेचिश और क्या है साथ में, हाँ मलेरिया, ये दोनों जो है दोस्तों ये किसके द्वारा होते हैं, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। टाइफाइड जिसे आप लोग तपेदिक कहते हैं। और क्षय रोग मतलब टीबी, तो ये जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अब देखिए इसमें पोलियो और खसरा, जो खुजली आपको होती है दोस्तों, खुजली को ही खसरा के नाम से जानते हैं, खसरा या खुजली। अब ये देखिए पोलियो का नाम तो आपने बहुत पहले से ही सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की, तो ये भी स्लोगन है इसका पोलियो का। तो दोस्तों ये भी हो गया, ये किससे होता है, तो विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। अब चलिए थोड़ा आगे इन पर चर्चा किया जाए विस्तार रूप से। तो देखिए क्या है, मैंने इनके रहने का स्थान बता दिया। देखिए दोस्तों अब ऐसे जीवाणु होते हैं। जीवाणु के कई
प्रकार होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार दिखाए गए हैं। एक स्पाइरल दिखाया गया है, एक कैसा दिखाया गया है स्पाइरल, एक कैसा दिखाया गया है स्पाइरल दिखाया गया है, और एक कैसा दिखाया गया है दंड। दंड मतलब छड़नुमा, एकदम सीधा दिखाया गया है। और एक कैसा दिखाया गया है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब हल्का सा कर्व या टेढ़ा, ठीक ऐसे दिखाया गया है। तो ये 2 जीवाणुओं के प्रकार बताए गए हैं, दिखाए गए हैं आपको चित्र में। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे चलने पर देखिए यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये देखिए ये हैं। तो अब इनमें से हम इनको अलग करेंगे। तो अमीबा और एंट अमीबा द्वारा तो पेचिश होता है, ये सबको पता हो गया। और पैरामीशियम ये क्या है, प्रोटोजोआ के हैं, ये प्रोटोजोआ किस्म के जीव हैं। अब देखिए स्पायरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, अगर आपको नाम आ गया स्पायरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास, ये किस ग्रुप में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, तो ये शैवाल में आते हैं, शैवाल की फैमिली में आते हैं। कौन, क्लेमाइडोमोनास और साथ ही स्पायरोगाइरा, ठीक ये दोनों हो गए। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखिए फिगर बना हुआ है कवक का। तो कवक में कौन कौन से कवक हैं दोस्तों, नाम जानते रहिएगा, नाम जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 100% प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ से पेपर में 100% कोई भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो साइंस एनसीईआरटी से ही तो पूछता है, पूछता कहाँ से है। इसीलिए आपको हम ये छपाया पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको हम अपने माध्यम से अपने सरल शब्दों में जिस तरह से पूर्ण व्याख्या किया जाता है उस तरह से पढ़ाएंगे। लेकिन ये तो आपके जिस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, यहाँ से लाइन बाय लाइन छप जाता है, लाइन बाय लाइन छपता है, इसलिए आपको यहाँ से पढ़ाना पड़ रहा है हमें। नहीं तो यहाँ से कोई जरूरत नहीं थी कि हम आपको किताब दिखा के पढ़ाते हैं, किताब तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार जब कोई माध्यम होता है आपके पास तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। चलिए आते हैं, अगला क्या है, कवक। कवक में देखिए पेनिसिलियम, क्या है, पेनिसिलियम, यानी कि अभी पेनिसिलिन बनेगा इसी से, आगे बताएंगे। तो पेनिसिलियम है, उसके बाद क्या है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। फिर उसके बाद क्या है, एस्परजिलस, एस्परजिलस, ये नाम आपको कहीं देखने को मिल जाए, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और साथ ही साथ राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। तो ये कहीं मिल जाए आपको, तो इनको किस श्रेणी में आपको रखना है, कवक की श्रेणी में रखना है, क्योंकि ये कवक के नाम है। ठीक, आइए फिर मित्रवत या शत्रुवत देखिए कहाँ रहते हैं, तो सभी स्थानों पर रहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सूक्ष्म जीव और हम, तो हमारे लिए यह लाभदायक भी हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हैं, मैंने दोनों बताया आपको। तो ये दोनों पॉइंट तो यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव का मतलब अब आपकी किताब में उस क्रम पे चलना है जहां पर वे जीव सूक्ष्म जीव मिलेंगे हमें जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, जो हमारा फायदा कराते हैं, ठीक, हमारा लाभ कराते हैं। तो लाभ वाले पे चला जाए तो देखिए विभिन्न सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। देखिए दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दही से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, दूध से दही बनाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है। और ये किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन की जो क्रिया, ये जो क्रिया है दोस्तों, अब इस क्रिया में देखिए क्या हो गया, दूध से दही बनता है। तो ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। ब्रेड बनाने में जो हमारा कार्य हो रहा है, तो ब्रेड बनाकर हम उसे बेचते हैं तो हमारा आर्थिक लाभ होता है। केक बनाकर भी हम क्या करते हैं, उसे बेचते हैं तो हमारा आर्थिक लाभ होता है। जब हमारा लाभ हो रहा है तो मित्र में, ठीक, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप कंटेंट को जब प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी और आसानी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। बस रूटीन आपका बना रहे। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए कार्बन अवशिष्ट,
कार्बन अवशिष्ट। अब देखिए, कार्बन अवशिष्ट सब्जियों के छिलके, कार्बन अवशिष्ट में आते कौन है? देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है, कार्बन अपशिष्ट सब्जियों के छिलके, जंतुकोशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण होगा आपको कि जब हम लोग कृषि एवं मृदा में उर्वरता यानी कि पिछला ही चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर ही देखे थे कार्बन अपशिष्ट से हमें खाद्य या उर्वरक मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी यह क्या करते हैं? यह भाग लेते हैं और हमारे लिए लाभदायक होते हैं। दही एवं ब्रेड बनाना, दही एवं ब्रेड बनाना, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि दही से, दूध से दही के किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों, दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा, देखिए लिखा हुआ है पूरा आपके सामने, तो इसके द्वारा क्या हुआ है? बनता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। इसके द्वारा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध जो होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों का उत्पादन में सहायक होते हैं। अब दूध से दही बना, दूध से ही पनीर बनता है, तो उसमें भी यह कार्य करते हैं। कौन? जीवाणु। रवा मतलब सूजी, जो आप लोग सूजी खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं, तो सूजी भी जीवाणुओं की ही देन है। इडली, डोसा, इडली, भटूरे, डोसा, ये सारे के सारे चीजें किससे बनते हैं? कौन निर्माण में सहायक होता है? इनके निर्माण में सहायक कौन होता है? तो इनके निर्माण में सहायक जीवाणु होते हैं। इडली डोसा नाम सुना होगा, ये दक्षिणी भारत में खाई जाने वाली चीज है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इडली डोसा, तो ये बनाने में भी सहायक होते हैं। ईस्ट पिंडमन करने की क्रिया में सहायक होते हैं। ईस्ट जो होते हैं चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखते चलेंगे तो एक एक बिंदु आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी मात्रा में ये प्रैक्टिकल किया गया है, तो प्रैक्टिकल की जरूरत ही नहीं है, वाणिज्यिक उपयोग है। तो फलों और रसों में, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे जानना थोड़ी सी जरूरत है आपको जानने की। तो ये आपको मैंने पहले बता रखा है, लेकिन फिर से आपको थोड़ा थोड़ा बताने की जरूरत है। बड़े स्तर पर देख रहे हैं, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड मतलब सिरका। अब देखिए, एल्कोहल का नाम सुनते ही तो लोगों को आ जाता है कि बस रसपान करना है, मदिरापान करना है। तो मदिरापान नहीं करना है दोस्तों। मदिरापान कर करके अपने जीवन को व्यर्थ क्यों करना है? उससे अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप खाकर अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो उपयोग किया जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस, उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। देखिए, चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है, लेकिन इनको यूज के तरीके खराब कर देते हैं दोस्तों। आप एक ही दिन में 2 बोतल, क्या बोलते हैं 3 सीसी 70 वाली, एक आती है 70 वाली, 3 जो पी जाइए, तो इससे फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिए किससे बना होता है? जौ, गेहूं, चावल, फल के रस, यानी कि सभी लाभदायक चीजों से पिंडमन करा के शराब और ये जो हमारा क्या एल्कोहल बनाया जाता है, यानी कि यह लाभदायक होता है। हमारे जो तरीके हैं उनको यूज करने के, तो हमारे जो उनको पीने के तरीके हैं वो क्या होते हैं? खराब होते हैं, ना कि ये खराब होते हैं। तो पीने के तरीके खराब होने का मतलब ये होता है दोस्तों, आप पार्टी कर रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं, सामूहिक रूप से बैठे हैं, तो आप उसमें उसकी मात्रा जो होती है उसके बराबर लीजिए, ना कि इतना लीजिए गम आफत। ये भी तो सबसे बड़ा रीजन है। एक लड़की के पीछे भागे, दिल टूटा, लो पीना शुरू, वहां से निकले, फिर दूसरी लड़की के पीछे भागे। कितनी बार प्यार हो रहा है भैया? एक बार करके छोड़ दीजिए ना, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनके पीछे?
तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया शराब कैसे बनती है, किन किन चीजों से बनती है शराब, तो शराब बन गई। आइए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलने का मतलब यहाँ बहुत अच्छी पॉइंट है आपके सामने, सूक्ष्म जीवों के औषधि, ये देखिए फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, फर्मेंटेशन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे बनाया जाता है, किसके किसके द्वारा बनाया जाता है अल्कोहल। अच्छा, उस क्रिया को, इस क्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। जो अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। और लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने 1857 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किस सन में, तो 1857 में किसने किया था, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। ये देखिए लुई पाश्चर, ऐसे हैं लुई पाश्चर जिन्होंने फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की खोज की थी, जिससे आप ये जो शराब है उसका निर्माण करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं। तो इनको धन्यवाद बोलिए जो अच्छे से पीते हैं वो, और जो लोग पी के लुंड हो जाते हैं और कहीं जाके नाले में पड़े रहते हैं, वो लोग इनको क्या करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे या गाली देंगे, वो अपने मन में सोच लीजिए। आप स्वतंत्र हैं इसके बारे में, मन में सोचिएगा, चिल्लाकर मत किसी को बताइएगा कि ये कैसे है। तो ये अच्छे हैं, इन्होंने किण्वन यानी फर्मेंटेशन की क्रिया खोजी है। तो इन्होंने किण्वन की प्रक्रिया खोजी ना, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप पी के अपना घर बार बर्बाद कर दीजिए, फूंक डालिए अपने घर को, लेकिन जीना है तो पीना है, यही नियम बना के रखिए। जीना है तो पीना है, वो आपका नियम है, आप समझिए। सूक्ष्म जीवों के औषधि में, अब देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं जब मित्रवत जीव हैं तो हमारे लिए देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जब आप थोड़ा सा बीमार होता है, सर्दी जुकाम या बुखार होता है, वायरल फीवर होता है, तो आप तुरंत कहते हैं एंटीबायोटिक ले लीजिए। अब देखिए एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा होता है एंटीबायोटिक, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी आपकी क्या है, सामान्य प्रतिजैविक दवा यानी कि एंटीबायोटिक है दोस्तों। इनके द्वारा आपका जो वायरल फीवर होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सावधानियां भी हैं। सावधानियां क्या है दोस्तों, यदि आप दवा ले रहे हैं तो उसका एक कोर्स होता है, आप कोर्स को जरूर पूरा किया कीजिए। जितनी दवा डॉक्टर देते हैं उतना उनके हिसाब से लीजिए, ना कि अपना लीजिए, एक खुराक दे दीजिए आराम हो जाएगा। अरे एक खुराक से आराम हो जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपके शरीर में ना, वो शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, शांत होकर बैठ जाते हैं और उस दवा का उन पर क्या होता है, उस दवा को धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, सहने लगते हैं। फिर उसके बाद जब वह उपकार करते हैं दोस्तों ना, तो आपकी एक जो वो दवा होती है, एक खुराक दे दीजिए ठीक हो जाएगा, तो एक खुराक से फिर ठीक होने वाले नहीं होते हैं। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूर लिया कीजिए, उतनी ही दवा किया कीजिए ताकि आपका शरीर सही हो जाए, ठीक है। तो जरूर सावधानियां बरता कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन जरूर लिया कीजिए डॉक्टर से, सावधानियां जरूर बरता कीजिए, ठीक। तो ये देखिए ये हो गए। और हाँ, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग ना किया कीजिए, क्योंकि तब अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, यह उनको नष्ट कर देता है। जब उनको नष्ट कर देगा तो हमारा शरीर किसी ना किसी रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो अगर बीमार नहीं है तो अन्यथा दवा नहीं खानी चाहिए, बीमार हैं तो कोर्स पूरा करने तक दवा खानी चाहिए। जैसे आपको बताया जाता है कि टाइफाइड मलेरिया होने पर आप 25 दिन तक कम से कम दवा खाइए, तो उतने दिन तक का आपका कोर्स बना देते हैं, उतने दिन तक आप दवा खाइए। 21 दिन होता है, 25 दिन तक खा लेंगे तब भी ठीक रहता है, क्योंकि वो पूरा हो जाता है, ठीक। तो ऐसा काम किया कीजिए, ऐसा ना किया कीजिए। देखिए चिकित्सक में उपयोग किया जाता है और वही चीजें अभी आपको आगे जो मैंने बताया कि ऐसे में इसका प्रयोग किया कीजिए, तो ऐसे ही किया कीजिए। और देख लीजिए फ्लेमिंग एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में जीवाणुओं द्वारा बचाव के लिए इन्होंने फफूंद से पेनिसिलिन की खोज की थी। फफूंद से पेनिसिलिन
पेनिसिलिन जो था दोस्तों, एक पेनिसिलिन जो आंखों में लगाई जाती थी वो होती थी। तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों फ्लेमिंग। अब हमने ऐसा लिख दिया है कि आप इसको पढ़िए, लेकिन यहाँ पढ़ने से अच्छा है आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए, फफूद जीवाणु रोगों से बचाव के लिए, जीवाणुओं से रोगों के बचाव के लिए फफूद से पेनिसिलिन की खोज की। कैसे की? जिन्होंने देखा कि जीवाणु जो होते हैं वह फफूदों के द्वारा मार दिए जाते हैं, इसलिए इन्होंने फफूद से पेनिसिलिन की खोज की, जिससे जीवाणु नष्ट हो सके, मर जाए, रोग वहां से समाप्त हो जाए। तो इसके लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में फफूदी द्वारा इसकी खोज की, तो पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, फिर देखिए प्रिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने बताया था, बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाई ना लिया कीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आप इसका ध्यान दिया कीजिए। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की। एडवर्ड जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज 1798 में इन्होंने चेचक टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, मैंने आपको कितने नाम बताए? मैंने आपको यहाँ देखिए कितने नाम बता दिए? 3 नाम बता दिए। कौन कौन से? एक देखिए ये फ्लेमिंग है और ये लुई पास्चर। 1857 में लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? किंडवन प्रक्रिया की खोज की थी। फिर उसके बाद आते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ये 1929 में किसकी खोज किए? फफूदी से पेनिसिलिन की खोज किए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मिल गए आपको, कौन मिल गए तीसरे नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे एडवर्ड जेनर मिल गए। इन्होंने किस सन में? 1798 में 1798 में क्या खोज की? चेचक टीके की खोज की थी। ठीक है, तो ऐसे ही अभी एक और वैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जिनका नाम क्या होना चाहिए? प्रदर्शित हो गया, इधर ही हो गया, पर्यावरण शुद्धिकरण हो गया। अभी एक और वैज्ञानिक का नाम मैंने लिया है, जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका रॉबर्ट कोच 1876, अगर हम अलग से लिख दें रॉबर्ट कोच 1876 में किसकी खोज इन्होंने की है? इन्होंने एंथ्रेक्स, बस इतना जानिए, आगे का नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ, बैसिलस एंथ्रेक्स रॉबर्ट कोच 1876। एंथ्रेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एंथ्रेक्स का मतलब अभी आपको दिखाते हैं। एंथ्रेक्स का मतलब होता है खुरपका रोग। ये विषाणुओं द्वारा होता है, विषाणु मतलब वायरस द्वारा होता है। खुरपका या मुंहपका रोग होता है, जो ज्यादातर जानवरों या मवेशियों में देखा जाता है, जो जिनके खुर होते हैं, खुर में पक जाता है, सड़न आ जाती है, देखते होंगे। तो वो जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी होती है। एंथ्रेक्स वायरस देखिए, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग या माना जाता है, तो इसको हिंदी में कहेंगे खुरपका या मुंहपका रोग कहते हैं। और या इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है एंथ्रेक्स। क्या नाम है? एंथ्रेक्स होता है। या मनुष्यों में भी होता है, मवेशियों में भी होता है, गाय भैंस बैल इन सब में भी होता है। तो इसमें इनका खुर पक जाता है, मुंह पक जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैसिलस एंथ्रेक्स।
तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किस सन में की थी? तो अभी अभी मैंने बताया 1876 में की गई थी। 1876 में की गई थी इसकी खोज। ठीक है दोस्तों, आइए फिर कुछ और एडिशनल जानकारियां हैं आपके सामने। मनुष्य में रोग जनक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग जनक जो सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, उनको देख लिया जाए तो आप संक्रमणी तो जानते ही होंगे। संचरणी का मतलब यह होता है कि वायु, जल, भोजन या सीधे किसी मनुष्य के संपर्क में आने से जो रोग हमें हो जाए उसे हम संचरणीय या संक्रमणीय रोग कहते हैं। यह होता किसके द्वारा है? तो यह होता विषाणुओं के द्वारा है। जो विषाणु रोग होंगे या कुछ जीवाणु रोग भी होते हैं जो हमें दूसरों के द्वारा हो जाते हैं दोस्तों। या इसके वाहक कौन होते हैं? वायु होता है, जल होता है, भोजन है, कायिक संपर्क का मतलब हमें सीधे किसी संपर्क में, किसी मनुष्य के संपर्क में आने से हो जाए। जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, किसी इंसान को सर्दी जुकाम हुआ रहे, आप उसके पास जाते हैं तो आपको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि यह संचरणीय रोग है या संक्रमणीय रोग है, संक्रमण के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए संचरण करता रहता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। तो यहाँ सावधानियां बरतना होता है, सावधानी बरतनी होती है। आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो यह रोग फिर आपको भी हो जाएगा। जब आपको भी हो जाएगा तो आप भी इससे क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मादा एनाफ्लीज के द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो देखिए ये होता है मलेरिया। फिर उसके बाद मादा एडीज मच्छर के द्वारा देखिए डेंगू नामक रोग होता है। तो मच्छर होते हैं, दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक से मलेरिया, एक से क्या होता है? मलेरिया होता है। और एक से क्या होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफिलीज के द्वारा। एनाफिलीज लिख दीजिए या एनाफिलीज के द्वारा। और डेंगू किसके द्वारा होता है? तो डेंगू होता है मादा एडीज के द्वारा। एडीज डेंगू। और यहाँ देखिए मादा फिलीज मलेरिया। जिसमें ला मिल रहा है उसका मलेरिया है, जिसमें ला उसमें मलेरिया है, जिसमें डा है उसमें डेंगू है। तो मादा एनाफिलीज, मादा एडीज, दोनों मादा होती हैं, मादा ही इनके वाहक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। संक्रमणीय तो हो गया, फिर उसके बाद आगे कुछ बचा हुआ है। हाँ, ये रोग है दोस्तों। रोग के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, थोड़ा सा देख तो लेना चाहिए कि इनसे बचाव क्या होते हैं, किनके द्वारा होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ये देखिए क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस ये होता किसके द्वारा है? जीवाणुओं के द्वारा। कैसे होता है? तो वायु में संचरण करते हैं ये जीवाणु, वायु में यह जीवाणु संचरण करते हैं, यानी कि जिसको टीबी हुई रहे उसके पास कम जाना चाहिए। ठीक है, और सामान्य बचाव इससे रोगी की व्यक्ति पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। हो गया, टीका रखना चाहिए। चलिए खसरा मिसेल्स खसरा मतलब जो खुजली होती है आपको, खुजली। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। यह भी वायु में संचरण करते हैं। चिकन पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या किसके द्वारा होते हैं? ये वायरस के द्वारा होते हैं, यानी कि विषाणुओं के द्वारा। यह भी सीधे संपर्क और वायु से हो जाते हैं। पोलियो वायरस के द्वारा ही होता है, वायु और जल के द्वारा। जितने भी संचरणीय होते हैं, जितने भी विषाणु से होने वाले रोग होते हैं, आप उस व्यक्ति के संपर्क में ना आया कीजिए, यही उसका बचाव है बस। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखेंगे कुछ और बीमारियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहाँ जीवाणु के बारे में, एक जीवाणु के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, हैजा और टाइफाइड। मैंने आपको इसके पिछले वाले में ही बताया था, हैजा और टाइफाइड। ठीक है, ब्रीवियो नाम सुना था, तो ब्रीवियो हैजा। पैराटाइफाइड कौन होता है? तो टाइफाइड। ठीक,
बस इतना जानिए। विब्रियो हैजा का, और पैराटाइफाइड कौन होता है, तो टाइफाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों किसके कारण होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। जल और भोजन से संपर्क में रहेंगे तो आपको भी हो जाएगा। जल से होते हैं दूषित जल, दूषित भोजन से आपको हैजा हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड किस कैसे होता है, जल के द्वारा होता है। आप दूषित जल पिएंगे तो आपको टाइफाइड हो सकता है। तो आप जल अपना क्या किया कीजिए, चेक करवा लिया कीजिए, शुद्ध जल पिया कीजिए, उबाल कर पिया कीजिए। उबाल कर ठंडा करके पिएंगे तो आपको इस बीमारी से हमेशा निजात रहेंगे। हेपेटाइटिस ए, यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है, बी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बी रहने दीजिए, बी को बाद में देखेंगे जब हम रोग पढ़ेंगे तब। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है वो भी वायरस के द्वारा होता है। जल यानी कि दूषित जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा इसका क्या होता है, या उत्पन्न होता है। इससे आप इसका यहाँ क्या होता है, वाहक होता है। उबलते हुए पेयजल का प्रयोग करें, मैंने वही बताया आपको। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आपको किताबों में चीजें मिलती हैं। मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, ये तो अभी मच्छर भी मैंने बताया। मादा कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलिस मलेरिया है। ला एनाफिलिस, फिलीज, ली से मलेरिया। तो ली मैंने भी मैच कराया आपको, तो ली मैच कर रहा है ला से, तो ये हो गया मादा एनाफिलिस। मच्छरों से छिड़काव कीजिए और उनसे बचे रहिए जितना आप बच सकते हैं मच्छरों से, जैसे भी बचना चाहें। पर दवा छिड़काव करते हैं, मारते हैं, जल ना कहीं पे एकत्रित होने दें, क्योंकि जल ये इनके क्या होते हैं, संवर्धन करते हैं जल से ही। तो जंतुओं में रोग अभी अभी मैंने बताया क्या क्या होते हैं, वो तो आपने देख लिया। ये एडवर्ड कोच द्वारा, एडवर्ड कोच ने किसकी खोज की थी, एंथ्रेक्स की खोज की थी। मानवों में भी होता है एंथ्रेक्स, और मवेशियों में भी होता है, खुरपका या मुंहपका होता है। ठीक, ये हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं अपने एंथ्रेक्स के बाद आ जाएंगे पौधे में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो गेहूं में, चावल में, मतलब हमारे अन्न में जितने अन्न होते हैं, हमारे खाने वाली चीजें होती हैं, से फल होते हैं, सेब होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो आइए आगे उनकी भी लिस्ट बन जाएगी। तो देखिए, नींबू में कैंकर रोग, नींबू कैंकर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नींबू कैंकर रोग। तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, वायु के संपर्क में आने से होता है, वायु द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद गेहूं में रस्ट, गेहूं में रस्ट किसके द्वारा, कवक के द्वारा होता है। वायु एवं बीज, वायु के द्वारा संपर्क में आने से उड़कर पहुंच जाते हैं, और बीजों द्वारा, बीज में भी लगे रहते हैं, पहुंच जाते हैं। भिंडी का पीत, भिंडी की पीत जो है वायरस के द्वारा ही होती है या कीटों द्वारा पहुंचती है। मतलब कीट उस पर बैठ जाते हैं, उनके पैरों में चिपक कर या उनके पंखों में चिपक कर या दूसरे पौधे पर पहुंच जाता है, तो उसमें भी यह रोग हो जाता है। तो ये होते हैं। ठीक है, भोजन में विषाक्तता, भोजन में विषाक्तता का मतलब होता है दोस्तों भोजन का खराब हो जाना। तो जीवाणु, अगर आप भोजन को किसी नम स्थान पर या खुले स्थान पर, खुले वातावरण में या खुली धूप में रख देते हैं, तो भोजन हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उस भोजन को खाने से हमें, हमारा भोजन विषाक्त होने की वजह से हमें उल्टी, दस्त होने लगती है, और अनेक नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं, और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे हमें क्या करनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए, भोजन का परिरक्षण करना चाहिए। भोजन का परिरक्षण भी क्या होता है, भोजन का परिरक्षण भी कई तरीके से होता है दोस्तों। तो देख लीजिए, भोजन को आप खुले में ना रखें, सूखे बर्तन में रखें, कभी उसको खुले वायु में ना रखें, धूप में ना रखें। तो ऐसी चीज़ों में आप नहीं रखेंगे तो उसका परिसंचरण हो सकता है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ रासायनिक उपचार भी हैं। देखिए दोस्तों, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं, मतलब उनसे बचाया जाता है। और देखिए, इसमें खाद्य नमक के बाद अचार बनाने के करते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए क्या वृद्धि नहीं करते। सोडियम बेंजोइक, सोडियम बेंजोइक। अब ये देखिए, जो हम लोगों के खाने के पदार्थ होते हैं, जो हम लोग दुकान से खरीदते हैं, तो खाने की कुछ चीजें खरीदते हैं ना, तो उसमें यह मिलाया जाता है ताकि वह कुरकुरे हो, चिप्स हो, नमकीन हो, ये सारी चीजें जो होती है, बिस्किट हो, तो ऐसी चीजों में पैकेट में क्या डाला जाता है, तो डाला जाता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सामान्य परिरक्षक होते हैं। जैम एवं स्वैक्स ये संदूषित होने से बचाते हैं, ये संदूषित होने से, भोजन को दूषित होने से बचाते हैं दोस्तों। तो यही कार्य है इन सबका कि ये
दूषित नहीं होने देते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक अगर लगा के रख दिया जाए किसी मच्छी में, नमक देखिए किसी भोजन या किसी मांस या मछली में आप नमक ज़्यादा लगा कर रख देते हैं तो वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। देखिए आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाए, मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाए तो वह खराब नहीं होती है, मतलब लंबे समय तक रह सकती, खराब तो होती है लेकिन लंबे समय तक बच जाएगी, तो ऐसा कार्य होता है। नमक से भी परिरक्षण किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है, जैम बनाकर, जेली बनाकर, स्वैक्स बनाकर, इन सब से बनाकर इन सभी खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं से बचाया जाता है। तो यह चीनी द्वारा परिरक्षण हो गया। नमक द्वारा परिरक्षण आपने देख लिया। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषक से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि जीवाणु जीवित नहीं रह पा सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गर्म एवं ठंडा करना, गर्म एवं ठंडा करना पाश्चुरीकरण आ जाएगा इसी में। तो आपने अपनी माँ को दूध उबालते हुए देखा होगा, दूध उबालते ही जो बैक्टीरियाज होते हैं वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने से फिर उसके बाद दूध आपका लंबे समय तक बचा रहता है। नहीं तो कहते हैं ना दूध फट जाता है, तो दूध आप सादा रख दीजिए तो फट जाएगा क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं। आप उसको जब गर्म कर देते हैं तो उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लंबे समय तक दूध बच जाता है। इसी को पाश्चुराइजेशन भी कहते हैं, पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। तो पाश्चुरीकरण क्या है, किसी क्या दूध को ताप पर, तेज ताप पर गर्म करके फिर उसे पुनः ठंडा कर लेने की प्रक्रिया ही पाश्चुराइजेशन है। आपको अभी बाद में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ ये देखिए जो मैं बताता हूँ आपको अन्यथा कुछ नहीं बताता हूँ। देखिए पाश्चुरीकृत दूध बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि पहले से ही उबाला जाता है, सूक्ष्म जीव मुक्त होता है। क्यों मुक्त होता है, 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड, 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट यानी कि लगभग आधा घंटा तक उसे गर्म कीजिए, फिर पुनः उसे ठंडा कर लीजिए, फिर उस एक ठंडा कर लीजिए, पुनः ठंडा कर लीजिए और उसका भंडारण कर लीजिए। वह लंबे समय तक क्या हो जाएगा, लंबे समय तक उसमें ये जीव जो है जीवाणु उसमें नहीं रह पाएंगे। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। पाश्चुरीकरण क्या होती है, तो दूध को 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म कीजिए, फिर पुनः ठंडा कर लीजिए, एकाएक ठंडा कीजिए और उसको रख दीजिए तो वह लंबे समय तक रह जाता है। इसी क्रिया को पाश्चुराइजेशन या फिर यहाँ क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। या आपको समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और यही सारी चीजें आपके पेपर में पूछती है दोस्तों। ऐसी ही पूछने वाली चीजों को जानने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। और यहाँ देखिए भंडारण एवं पैकिंग, भंडारण एवं पैकिंग का मतलब आजकल मेवे सब्जियों का वायुरोधी सील पैकेट बनाया जाता है जिससे उसमें वायु ना जा पाए, नमी ना जा पाए। और जब वायु और नमी नहीं जाएगी तो उसमें जीवाणुओं का जन्म नहीं हो पाएगा, जीवाणुओं का विकास नहीं हो पाएगा और वह भोजन खराब नहीं होता है। वो चाहे जो भोजन हो, चाहे जो पैकिंग हो, वह वैसे बनी रहती है और वह क्रिया ना कर पाए वायु से। इसलिए सोडियम बेंजोइड या सोडियम मेटा बाई सल्फाइड ये दोनों उसमें डाले जाते हैं ताकि भोजन हमारा खराब ना हो, खाद्य पदार्थ हमारा खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जो जीवाणु होता है दोस्तों यहाँ नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उसे पुनः उस फॉर्म में लाके रखता है जिससे पौधे यूज करते हैं। पौधे यूज करेंगे तो फिर उसके बाद वह हमारे लिए उपयोगी, उसे किसी न किसी माध्यम से उपयोगी बनाकर वापस देते हैं। तो इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, बस इससे इतना जानना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु काम करता है। तो कौन सा जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो होता है दोस्तों ना, ये राइजोबियम जीवाणु यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, बस इतना जानते रहिए, इससे ज़्यादा इसमें से पूछने का कोई मतलब या कोई औचित्य नहीं होता है पेपर का। तो मैंने ये चीज़ें बता दी है। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, इसको समझ लीजिए और यह लेसन समाप्त। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों ये देखिए पहले किस क्रिया में आता है, यहाँ से आए पहले ये वाला,
तो ये वाला देखेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? उनको नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित किया जाता है और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक होता है, फिर यह पौधों द्वारा अवशोषित कर, मिट्टी में जब उपस्थित हो जाएगा तो यह पौधों द्वारा अवशोषित किया जाएगा। पौधों द्वारा जब अवशोषित किया जाएगा तो पुनः यह जंतुओं के खाने के रूप में पौधों द्वारा बनाया जाता है। फिर उसके बाद यह उत्सर्जन होकर जीवों में आता है। जीवों में नाइट्रोजन जब फिर से आता है तो फिर पुनः हुआ क्या होता है, मिट्टी में आता है और मिट्टी में आने के बाद वह इसी तरह से यह चक्र हमेशा चलता रहता है। वापस पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन पहुंचता है, फिर वायुमंडल से आता है। और ये देखिए तड़ित, तड़ित का मतलब क्या होता है? बिजली। तड़ित का मतलब क्या होता है? बिजली। बिजली के तड़कने में, बिजली के तड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और वह मिट्टी में जाता है। मिट्टी में जाता है तो पौधों द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। पौधों द्वारा अवशोषित किया जाएगा तो जंतुओं द्वारा उसे भोजन के रूप में खाया जाएगा। फिर जंतुओं द्वारा जो होता है, जंतुओं का शरीर नष्ट होता है तो फिर वह उत्सर्जन या मृत्यु के द्वारा कहाँ जाता है? फिर मिट्टी में आता है और फिर मिट्टी से कहाँ जाता है? ये देखिए जीवाणुओं द्वारा फिर गैसीय अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था से फिर वायुमंडल में जाता है। तो इसी तरह से हमेशा घूमता रहता है, ये साइकिल चेन चलती रहती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है, इसलिए नाइट्रोजन नष्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी क्वालिफाई या जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं इसको पास करके आपके सामने वह भी आपको क्या दे सकें, टक्कर दे सकें, आपको कंपटीशन मिला सकें, जिससे आप सक्रिय हो जाएं। क्योंकि अकेले रेस में दौड़कर कोई भी फर्स्ट आ सकता है, अकेले रेस में दौड़कर कोई भी फर्स्ट आ सकता है। धावक तो वह होता है दोस्तों जो 20 और 50 के बीच में दौड़कर नंबर 1 आए। असली धावक या असली हीरो उसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।